डू और डाई, करो या मरो। भाई ये वो नारा था जो बेसिकली गांधी जी ने दिया था साल 1942 में, जब वो अपनी फेमस स्पीच दे रहे थे। एक बहुत ही फेमस आंदोलन की स्टार्टिंग के दौरान आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये वो मौका था जब क्लियरली बोल दिया गया था, अल्टीमेटम दे दिया गया था अंग्रेजों को कि अब आपका रिक्वायरमेंट यहां पे है नहीं, तो तुरंत आप पावर को ट्रांसफर करिए, भारत को भगवान के हाथों में और उसके नेताओं के हाथों में छोड़िए और यहां से तुरंत चले जाइए। ठीक है, तो आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के इस वीडियो के अंदर, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं क्विट इंडिया मूवमेंट और साथ ही साथ एक और चैप्टर द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनए की। तो दोस्तों स्वागत है आपका वापस से आपकी इस बेहतरीन सी कंप्लीट चैप्टर रिकैप सीरीज के अंदर, आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म आईसीएसई वाला के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटोर और आपका गाइड, यानी कि कुणाल दिस साइड। बच्चे मुझे प्यार से टी-रेक्स सर भी कहते हैं क्योंकि मैं भैया जुरासिक वर्ल्ड में रहता हूं। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनका पहले तो एकदम वार्म वेलकम है दोस्तों। और इस प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारी चीजें आपको कराते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कि सर जो आप पढ़ा रहे हो इसके नोट्स कहां मिलेंगे। तो दोस्तों इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पीडब्ल्यू ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो पीडब्ल्यू ऐप के लिंक पे आप जाकर के क्लिक कर सकते हैं और नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर बच्चों हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग कोर्सेज हैं बच्चों के लिए, तो एक बार जब आप जाते हैं नोट्स को डाउनलोड करने तो आप देख सकते हो कि आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो पीडब्ल्यू ऐप से जो है अपनी एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं और एग्जाम्स में परफॉर्म भी जबरदस्त करते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग वापस से आ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे चैप्टर पे, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक पे। ये वो सीरीज है जब मैं आपको करवा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके एग्जाम रिलेटेड, राइट। चलिए, तो जिन बच्चों का बैकलॉग है, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे एकदम फटाफट पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए बेटा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट की, यानी अंग्रेज और भारत छोड़ो। दोस्तों साल 1942 एक ऐसा ईयर था जब इंडिया जो है काफी सारी मुश्किलों से घिरा हुआ था। एक तरफ से जो जापानीज थे वो इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है उनकी ब्रिटेन से दुश्मनी थी और वो चाहते थे जो ब्रिटेन के कब्जे वाले एरियाज है वो जापान के कंट्रोल में आ जाए। एंड इसी वजह से आप देखोगे भारत में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको डर सताने लगा था कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन के बाद जापानीज इंपीरियलिज्म हमें फेस करना पड़े। और जब तक ब्रिटेन भारत में है तब तक एक बहुत बड़ा इन्विटेशन है जापानी फोर्सों को कि आप आइए और भारत पर अटैक करिए। तो बेटर है कि जल्दी से जल्दी ब्रिटेन वालों को इंडिया से भगाया जाए, सो दैट इस डेंजर को यहां पे टाला जा सके। साथ ही साथ इंडियंस बहुत ज्यादा दुखी तो ऑलरेडी थे इतने सालों से, तो उनको अब चाहिए थी फुल आजादी। अब ये आधी अधूरी आजादी, डोमिनेंस स्टेटस से हमारा काम बनने वाला नहीं था। तो देश के जो मेजर नेता हैं, खासकर महात्मा गांधी हो गए, वो अभी डिमांड करते हैं भैया अंग्रेजों जो है आप भारत छोड़ के चले जाइए, और वहीं से कंसेप्ट आता है आपका द क्विट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, चलो तो दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे क्विट इंडिया मूवमेंट के पीछे जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ। तो दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत तो हो जाती है साल 1942 में, लेकिन इसके पीछे के जो कंडीशंस हैं वो बनना कई साल पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सम सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से मूवमेंट हुआ। ठीक है, सबसे पहला है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का रिजाइन देना। दोस्तों आपको याद होगा कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद से काफी बदलाव आए थे भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कुछ कुछ इलाकों में इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को भी चुनाव लड़ने का इजाजत था और वो छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज को यहां फॉर्म कर सकते थे। तो अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो कांग्रेस ने कई सारे इलाकों में मिनिस्ट्रीज बनाई हुई थी, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस में उड़ीसा, बिहार, चेन्नई, मुंबई, सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर। बाद में अगर आप देखोगे तो इसने छोटी सी रीजनल गवर्नमेंट भी फॉर्म की थी असम और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, राइट। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है आपका 1939 में, तो सरकार जो है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है, वो बिना इन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से पूछे ही जो है इंडिया को वॉर ज्वाइन करवा देती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है आप देखिए कि हम लोग जो है ब्रिटेन के कंट्रोल में है, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट हमें ओवरऑल लीड कर रही है। हमारे देश के अंदर छोटी छोटी पावर अगर आप देखोगे तो इन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के पास है। एंड जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है तो जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, बिना इन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की राय लिए, बिना इनसे पूछे इंडिया को ज्वाइन करवा देती है वर्ल्ड वॉर 2। तो इंडिया तो ऑलरेडी यार कोई इंडिपेंडेंट कंट्री थोड़ी था उस टाइम, तो ऑलरेडी ब्रिटेन के कब्जे में था। तो कांग्रेस वाले यही कहते हैं यार कि जो देश खुद जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहा हो, जो खुद देश के ऊपर खुद किसी ने कब्जा किया हो, वो किसी की वॉर में कैसे हेल्प कर सकता है। ये तो सरासर गलत बात हो गई ना।
कि आप तो जबरदस्ती किसी को वॉर ज्वाइन करवा दे रहे हो, ऊपर से ये कह रहे हो कि अरे यार देखो ये वाला देश हमारी सहायता कर रहा है। तो जो देश खुद गुलाम है, जो देश खुद ही कैप्चर्ड है, क्या है ना, कॉलोनाइज्ड है, वो किसी देश की सहायता कैसे कर सकता है? तो ये क्वेश्चन किया भाई कांग्रेस वालों ने, एंड प्रोटेस्ट करते हो अगर आप देखोगे तो इसी कारण से कि बिना हमसे पूछे आपने वॉर कैसे ज्वाइन करवा दिया इंडिया को, और दूसरी बात आप इंडिया को आजाद नहीं कर रहे, इसी चीज को मुद्दा बनाते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो था रिजाइन दे दिया। अब इसके रिजाइन देने से अगर आप देखोगे तो दो लोग खुश हो गए। नंबर वन, भारत के वाइस रॉय जो कि ब्रिटिशर था ऑफ कोर्स, और दूसरी हमारी मुस्लिम लीग, बिकॉज मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि यार कांग्रेस ने इन इलाकों को अपने कंट्रोल से फ्री कर दिया, दैट मींस कि एक बड़े लेवल पे उनकी विक्ट्री हो गई है, मतलब मुस्लिम लीग वालों की हो गई एक तरीके से, है ना। चलिए, तो हमने क्या देखा कि इसके फॉलोइंग इफेक्ट्स हुए। नंबर वन, पहली बात कि कांग्रेस ने कई सारे इलाकों में, प्रोविंसेस में सरकारें बना ली थी जो ब्रिटिशर्स के लिए काफी खतरनाक थी, है ना, बिकॉज कांग्रेस फिर पावर राइवल बन जाती, फाइट करने लगती। तो दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो जो नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी पंजाब में, बंगाल में, सिंध में, इन्होंने रिजाइन नहीं किया, इन्होंने जो है सपोर्ट शो किया किसको भाई, हमारे ब्रिटिशर्स को। और ये जो रेजिग्नेशन था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का, इसको मुस्लिम लीग वालों ने एज अ डे ऑफ थैंक्स गिविंग मनाया कि बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए, बहुत जबरदस्त दिन है कि हमारे राइवल पार्टी वालों की पावर कम हो गई है। ठीक है, सो अब अगर आप देखोगे मुस्लिम लीग का जो एटीट्यूड था, खासकर जो आपके प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, मतलब स्टेट लेवल के जो इलेक्शंस हुए थे 1937 में, उसके बाद मुस्लिम लीग का रवैया बहुत बदल गया था। इसने ब्रिटिश इंडियन सरकार को सपोर्ट करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया था और कांग्रेस को यह अपोज करने लगी थी, राइट। चलिए, बिकॉज मुस्लिम्स का एक कहना था, मुस्लिम लीग वालों का कहना था कि हम कांग्रेस की सरकार से अपने लिए कोई फायदे की बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो मुस्लिम लीग क्या करती है, 1940 में एक रेजोल्यूशन पास करती है डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट, जिसे वो कह रहे थे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर कौन आने वाला था, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब का इलाका, कश्मीर का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका। तो मुस्लिम लीग कह रही कि इतना इलाका मिला करके हमारा एक पाकिस्तान हमको बना के दे दो, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ वो क्या करती है, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है और कांग्रेस को अपोज करना। अब क्या होता है दोस्तों, साल आता है 1940 का, तो ब्रिटिश में जो चुनाव होते हैं उसमें जो है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी भैया विंस्टन चर्चिल बन जाते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 1940 के जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए उसमें विंस्टन चर्चिल बन गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन। इस टाइम पे अगर आप देखोगे 40 से 42 के बीच में जो जर्मनी था वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत सुपर पावरफुल हो रखा था, है ना, और बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे थे कि जिस तरीके से फ्रांस की पावर कम हो रही थी और जिस तरीके से जर्मनी आगे बढ़ रहा था, तो हाई चांसेस थे कि कहीं जर्मनी ब्रिटेन को ऑक्यूपाई ना कर ले। और इसी बीच में अगर आप देखोगे तो हमारे जो राष्ट्र नेता है ना, हमारे जो अलग अलग नेशनल लीडर्स हैं, खासकर महात्मा गांधी, वो एक स्टेटमेंट इशू करते हैं, वो कहते हैं कि 1 जनवरी 1940 को कि वी डू नॉट सीक आवर इंडिपेंडेंस आउट ऑफ द ब्रिटिश रूल्स, मतलब ब्रिटिश की बर्बादी से हम अपनी आजादी नहीं चाहते। जबकि आप सोचिए कितना सेंसिटिव मूवमेंट था ब्रिटेन वालों के लिए, ब्रिटेन वाले बहुत कमजोर थे इस पॉइंट पे कि जर्मन वाले एक तरफ से घेर रहे हैं ब्रिटेन को, है ना, फ्रांस की पावर रिड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन अब से सबसे वीकेस्ट स्टेट में था। अब यहां पे अगर आप ब्रिटेन पर डबल साइड से वार करते तो ऑब्वियस सी बात है शायद आजादी और 5 साल पहले मिल जाती, 6 साल पहले मिल जाती। बट गांधी जी क्या कहते हैं यहाँ पे, गांधी जी कहते हैं भैया ब्रिटिश की बर्बादी से हम अपनी आजादी नहीं चाहते। बाद में पता है ब्रिटेन वाले क्या करने वाले थे 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में, जब मूवमेंट लॉन्च हुआ ना, तो उसको सप्रेस करने के लिए आप मानोगे नहीं, मशीन गन से लोगों को मारा है, भून डाला है गोलियों से। तब ये बात जो है ब्रिटिशर्स ने नहीं सोची कि इंडियंस की जो बर्बादी से जो है हम यहां पे कुछ गेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बहुत दरिया दिल हो रहे थे, हमने जरूर सोच लिया कि भैया जो है ब्रिटेन की बर्बादी से हमें आजादी नहीं चाहिए, हम तो ब्रिटेन की तरफ थोड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड रखेंगे, एंड दिस इज वेयर वी लैग बिहाइंड। अब क्या हो रहा है कि यार इंटरनेशनल देखो प्रेशर बढ़ रहा है। अब सबको पता है कि अगर एशियन पार्ट में आपको जीतना है, अगर पावर मेंटेन करनी है, तो ब्रिटेन को इंडिया का मदद लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है, इंटरनेशनल कंपल्शन के चलते ब्रिटिश सरकार यहां पे इंडियंस को एक ऑफर देती है जिसे कहा जाता है द अगस्त ऑफर ऑफ 1940, ठीक है। तो 8 अगस्त के आसपास ये ऑफर दिया जाता है। अब ऑफर क्या था कि ऑफर ये था कि हम आपको फ्यूचर में चल के डोमिनियन स्टेटस, मतलब आधी अधूरी पावर्स हम आपको दे देंगे। अब कांग्रेस ने जो है बेटा इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? बिकॉज इसके अंदर जो हमारे माइनॉरिटीज थे उनको जरूरत से ज्यादा फ्रीडम दे दी गई थी। इससे क्या होता, देश मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। एंड यहां पे हमारी मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया बिकॉज पाकिस्तान बनाने का कोई क्लियर यहां पे इंडिकेशन नहीं दिया गया था। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि 1940 का जो 1940 का अगस्त ऑफर था वो भी यहां पे फेल हो जाता है। अब साल आता है दोस्तों 1942 का। अब 1942 दोस्तों वो टाइम पीरियड है जब जापानीज आर्मी अपने फुल कहते हैं ना स्ट्रेंथ में है। जर्मनी भी एकदम बढ़िया लड़ाई कर रहा है इस केस में, और जापानीज जो है धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जापानीज आर्मी क्या है दोस्तों, बहुत तेजी से इंडियन बॉर्डर्स की तरफ बढ़ रही है। अब ऐसे में अगर ये जापानीज एडवांस को आपको चेक करना है
तो जरूरी है इंडियंस का सपोर्ट लगेगा। लेकिन इंडियन पार्टीज तो आपसे बात ही नहीं कर रही, ब्रिटेन और इंडियन पार्टीज के बीच में तो डेडलॉक हो रखा है। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है सो दैट इंडियन पार्टीज का सपोर्ट यहां पे मिल सके। और ये जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स यहां पे अपने प्रपोजल्स देते ना बेटा, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है द क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो ये क्या था, वन ऑफ द कॉज था बिहाइंड द लॉन्च ऑफ इंडिया का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था। ठीक है, चलिए अब क्रिप्स मिशन में क्या क्या कहा गया। नंबर 1, इन्होंने कहा कि एक बार वॉर खत्म हो जाएगी तो हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब इंटरनल मुद्दों को सॉल्व करने का पावर इंडियंस के पास रहेगा, लेकिन जो ओवरऑल पावर है वो ब्रिटेन के हाथ में रहने वाली है। तो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। साथ ही साथ ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जिसमें मेंबर्स कहां से लिए जाएंगे, फ्रॉम द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर, एंड साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको वहां के राजा चूज करके भेजेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनेंगे। तो इसका काम क्या होगा, देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। ठीक है, फिर एक फेडरेशन बनाया जाएगा ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स को मिला करके। ठीक है, प्रोविंसेस को पास यहां पे पूरी मौका दिया जाएगा कि वो जो है इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं ज्वाइन करना चाहते दोस्तों तो डेफिनेट सी बात है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर होगा। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि यहां पे इंडिया को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने की बात की जा रही है। आप सोचो अगर आप स्टेट्स को इतनी पावर दे दो कि भाई तुम्हें नहीं माने तो तुम इंडियन यूनियन को ज्वाइन मत करो, तुम अपना खुद का संविधान बना लो, तुम्हारे संविधान की वैल्यू इंडियन यूनियन के बराबर होगी, तो फिर यार कोई क्यों ही मानेगा आपकी बात को, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए जाएंगे ताकि रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज को बचाया जा सके, और वर्ल्ड वॉर के दौरान वाइसरॉय के पास पावर होगी हमारे देश के डिफेंस को मेंटेन करने की, कि इंडिया कैसे वॉर लड़ेगा, किस तरफ से लड़ेगा, वो सब वाइसरॉय डिसाइड करेगा। वॉर लड़ने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो इंडियंस यहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। कैन यू इमेजिन गाइस, कितना बेकार चीज है। ये कह रहा है कि वाइसरॉय के पास डिफेंस को मेंटेन करने का पावर दे दिया जाएगा, लेकिन जितना भी पैसा लगेगा, आदमी लगेगा, ये सब कौन लेकर के आएंगे, इंडियंस लेकर के आएंगे। तो ये तो बहुत ही मजे की बात है भाई, ब्रिटिशर्स पूरे मजे लें और सफर कौन करे, इंडियंस करे। और साथ ही साथ ये कहा गया कि वॉर खत्म होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिफेंस को मेंटेन कर पाएगी। जब भाई वॉर ही खत्म हो गई तो वॉर खत्म होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा क्या पता, इंडियन गवर्नमेंट तुम बनाने भी दोगे नहीं बनाने दोगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। सो इस तरीके से आप देखोगे क्रिप्स मिशन यहां पे बिल्कुल समझ नहीं आया इंडियन पार्टीज को। दूसरा कारण था दोस्तों, अगर आप देखोगे कि यहां पे क्यों, यहां पे अगर आप देखोगे क्रिप्स मिशन फेल होता है। नंबर 1, पहली बात कंप्लीट आजादी की यहां पे बात नहीं की गई। दूसरी बात अगर आप देखोगे सेपरेट स्टेट या पाकिस्तान बनाने की भी प्रॉपर बात नहीं की गई। फिर हिंदू महासभा ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इसको लगा कि देश का विभाजन हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। बाकी माइनॉरिटीज लाइक सिख्स, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, दलित लीडर्स, इन्होंने यहां पे इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज आप कह सकते हो कि प्रपोजल्स ने इनके राइट्स को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करने की बात नहीं की थी। फिर कांग्रेस ने इसलिए यहां पे क्या कहते हैं अपोज किया बिकॉज उसको क्लियरली लगता था कि अगर प्रोविंसेस को हद से ज्यादा इंडिपेंडेंस आप दे दोगे तो वो तो कभी ज्वाइन ही नहीं करेंगे यार इंडियन यूनियन को। साथ ही साथ डिफेंस के को मिला करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, ये कांग्रेस का मानना था। एंड दैट इज वाई, क्योंकि ये सारी बातें एक्सेप्ट नहीं की जा रही हैं, यहां पे क्रिप्स मिशन आपका फेल हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण था क्विट इंडिया लॉन्च करने के पीछे बेटा, वो था जापान का थ्रेट। ठीक है, कि जापानीज आर्मी अगर आप देखोगे 1942 के अंदर ऑलरेडी इन्होंने बर्मा अटैक कर दिया था एंड बहुत तेजी से आसाम की तरफ बढ़ रही थी। अब गांधी को यह लगा कि ब्रिटेन का भारत में होना एक ओपन वेलकम लेटर है जापानीज आर्मी को कि आप आइए और भारत के ऊपर जो है अटैक करिए, इन्वेड करिए। सो बहुत सारे लीडर्स को यह लगा कि ब्रिटिशर्स को अगर देश से बाहर निकाल दे तो शायद जापानीज भारत की तरफ बढ़ना कम कर देंगे या फिर हो सकता है ना बढ़े। एंड दैट इज व्हाई क्विट इंडिया मूवमेंट यहां पे लॉन्च करना बहुत जरूरी है, जिससे कि ब्रिटिशर्स को बाहर भगाया जा सके। अब क्या होता है दोस्तों कि क्विट इंडिया का जो रेजोल्यूशन था वो ऑलरेडी अडॉप्ट किया जा सका था वार्धा वाले सेशन में। तो वार्धा में एक सेशन हुआ था जुलाई 1942 के अंदर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का, तो वहां पे एक ऐसा क्विट इंडिया लॉन्च करने की बात ऑलरेडी अडॉप्ट कर ली गई थी। फाइनली इस रेजोल्यूशन को मुंबई में 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया जाता है। तो गोवालिया टैंक मैदान था जहां पे पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। गांधी ने अपना फेमस स्पीच दिया था, वहां पे अपना नारा दिया था डू और डाई का, ठीक है, यानी करो या मरो का। तो यहां पे सरकार इससे पहले कि मूवमेंट स्टार्ट कर पाती, गांधी को अरेस्ट कर लिया गया और बाकी जो फेमस कांग्रेस नेता थे दोस्तों उनको यहां पे अरेस्ट करके पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया गया। अब नो डाउट कि यहां पे कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट किया गया, लेकिन क्या मूवमेंट इससे रुक गया? द आंसर इज नो। बेटा मूवमेंट यहां पे नहीं रुका। अब अगर आप देखोगे ना फेमस स्लोगन जो डू और डाई का स्लोगन आया था दोस्तों, वो इसी मूवमेंट के अंतर्गत आया था। ठीक है, तो डू और डाई का जो है हमारा स्लोगन जो है गांधी जी ने इसी मूवमेंट में आप देखोगे यहां पे लोगों के सामने रखा था कि अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि आप करो या फिर मरो, मतलब आप आर या पार की लड़ाई लड़नी। ठीक है,
तो डिस्पाइट यहां मेजर नेताओं के अरेस्ट के आप देखोगे जो पूरी जनता है देश की वो स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस में उतर आती है। ठीक है, लोग हड़ताल करते हैं, लोग जो है स्ट्राइक्स करते हैं। लोग अगर आप देखोगे जो ब्रिटिश एम्पायर के सिंबल्स थे यानी उनके इंस्टीट्यूशन जैसे पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इन सब पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर आप देखोगे ये वो मूवमेंट था जिसमें आपको कई सारे नए चेहरे दिखाई देते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर बड़े पैमाने पे, जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश के कई सारे टाउन्स में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में लोगों ने इवन पैरेलल गवर्नमेंट्स बना ली थी। तो आप ये कह सकते हो कुछ समय के लिए ब्रिटिश सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था इन जगहों से और खुद की पैरेलल सरकारें यहां पे बना ली गई थी। ठीक है, कुछ पॉपुलर लीडर्स की अगर हम बात करें तो अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नाना पाटिल, तो इन्होंने आप देखोगे बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट को लीड भी किया, पार्टिसिपेट भी किया। तो इन लोगों ने जब कहते हैं ना ब्रूटली सरकार सप्रेस कर रही थी लोगों को, तब भी इस आंदोलन को जिंदा रखा। राइट, सो गवर्नमेंट का बहुत सिंपल लॉजिक था यार, कि गवर्नमेंट का सिंपल लॉजिक था कि इस मूवमेंट को क्रश कर दिया जाए, दबा दिया जाए, मीडिया को सेंसर कर दिया गया। ठीक है, प्रोटेस्टिंग क्राउड्स के ऊपर मशीन गन से फायर की गई। तो आप समझ सकते हो भैया कि कितना लेवल का ब्रूटैलिटी दिखाया गया। ऐसा माना जाता है कि सन 1857 में जिस लेवल की ब्रूटैलिटी ब्रिटिशर्स ने दिखाई थी, उसके बाद ये अब ऐसा मोमेंट था 1942 में जब इतना ब्रूटल रिप्रेशन देखने को मिलता है। इसके बीच में नो डाउट कि इंडियंस के साथ अच्छा तो नहीं करते थे ब्रिटिशर्स, बट जो ब्रूटैलिटी जो 1857 में देखी गई थी उसके बाद अब वो 1942 में दिखती है। 10,000 लोग यहां पे मारे गए तो 60,000 लोग मान लीजिए आप अरेस्ट कर लिए गए थे बाय द एंड ऑफ 1942। राइट, मिलिट्री अगर आप देखोगे कई सारे इलाकों में लगा दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि इंडिया ने इससे इतना बुरा रिप्रेशन 1857 के बाद अब देखा था। लास्ट में अगर आप देखोगे सरकार इस मूवमेंट को क्रश कर देती है, लेकिन इसके फिर भी कुछ आउटकम्स आते हैं। क्या आउटकम्स है? नंबर 1 कि नो डाउट कि मूवमेंट बहुत शॉर्ट लिव था, लेकिन लोगों ने एक तगड़ा एबिलिटी यहां पे डेवलप कर लिया था स्ट्रगल और सैक्रिफाइस का। साथ ही साथ ये क्लियर हो गया था कि ब्रिटिशर्स अब बहुत लंबे समय तक भारत को रूल नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, मूवमेंट ने यहां पे ये चीज तो क्लियर कर दी यार कि लोगों को इकट्ठा किया फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, हर प्रकार के स्टेट से, हर जेंडर का, हर तरीके का आदमी अगर आप देखोगे इस मूवमेंट में कूद जाता है। इवन जो बच्चे थे 14-15 साल के, वो भी आप देखोगे इस मूवमेंट में कूदते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, ऑल फॉर द कंट्री। सो क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पोजीशन को बहुत मजबूत कर दिया। जो इसके नेता थे जयप्रकाश नारायण, वो एक लेजेंडरी फिगर बन गए। एंड पार्टी ने अगर आप देखोगे तो अंडरग्राउंड यानी सरकार से छिप करके ऐसे कई सारे नेशनल स्ट्रगल को यहां पे कंटिन्यू रखा। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर एंड हो जाने तक कुछ खास पॉलिटिकल एक्टिविटी दिखती नहीं है इसके बाद हमको अगले 3 सालों में। ठीक है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स थे बेटा वो तो जेल में थे यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे लीडरशिप आपको नहीं देखने को मिल पाती जो लोगों को लीड कर पाए कॉर मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट में अगर आप देखोगे तो आईएनए ने भी इस टाइम पे ट्राई किया था अंडर सुभाष चंद्र बोस कि देश को आजाद कराया जा सके, बट विद द फॉल ऑफ द जापानीज ट्रूप्स आप देखोगे आईएनए की कहानी भी खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसमें आपके जो चैप्टर में सिलेबस में आएगा ना दोस्तों, वो है आपके कॉजेस। तो कॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें क्रिप्स मिशन के कॉजेस पूछता ही बताइए इसके प्रपोजल्स क्या थे, क्यों क्रिप्स मिशन आपका फेल हो गया, या कोई 2 कॉजेस बता दीजिए बिहाइंड द क्यों ना स्टार्टिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, या इसका इंपैक्ट क्या था। तो इस तरीके के शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आपको क्विट इंडिया से देखने को मिल सकते हैं अपने पेपर्स के अंदर। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अब जल्दी से हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। विल कम टू फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनए। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक बेसिकली है क्या, ये बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर पता ही नहीं क्या चीज है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बेटा एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था। ठीक है, सो व्हाट इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी। याद रखिएगा क्या था फॉरवर्ड ब्लॉक, एक पॉलिटिकल पार्टी थी। और आईएनए क्या थी, एक तरीके की वॉलंटियर आर्मी थी, जिसे आप आजाद हिंद फौज भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे रोल क्या था, ये सभी बातें हम पढ़ेंगे यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक और आईएनए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम बहुत प्यार से नेताजी भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं नेताजी की, तो उनका जन्म हुआ है 23 जनवरी 1897 एक बंगाली परिवार के अंदर। अर्ली एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट की, उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता को ज्वाइन किया था, उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए अपने हायर स्टडीज के लिए। ठीक है, दूसरी बात सिविल सर्विसेज का पेपर इन्होंने पास किया, मतलब आईएएस वाला जो होता है ना एग्जाम, उसको पास किया 1920 में।
और उसके बाद आप देखोगे कुछ टाइम बाद सिविल सर्विसेज से रिजाइन देकर के ये देश के नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये सिविल डिसोबीडियंस से बड़ा इंस्पायर्ड थे दोस्तों, अगर आप देखोगे, है ना। तो ये कांग्रेस का जब ज्वाइनिंग होती है ना इनकी, तो उसी मूवमेंट के थ्रू होती है, अगर आप देखोगे तो उनको बड़ा नो डाउट कि इनकी आइडियोलॉजी गांधी जी से मैच नहीं करती थी, बट जो सिविल डिसोबीडियंस था, सॉरी जो नॉन कॉपरेशन था बच्चे, सिविल डिसोबीडियंस था, ये सब ऐसे मूवमेंट्स थे जिनके चलते आप देखोगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़ा अट्रैक्टेड रहे काफी टाइम तक, ठीक है। कि नो डाउट कि इनका आइडियोलॉजी यहाँ पे मैच नहीं करता था गांधी जी से, बट जो देश के लिए मूवमेंट चलाया गया, चाहे वो नॉन कॉपरेशन रहा हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस रहा हो, इन सबने जो है नेताजी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, ठीक है। चलिए, तो ये एक असर्टिव नेशनलिस्ट थे, इनका मतलब बहुत क्लियर था कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़े देश की आजादी के लिए तो भी आपको ले लेने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इन्होंने पॉलिटिक्स को एंटर किया था सिर्फ 24 साल की उम्र में। कैन यू इमेजिन गाइस, जब हम सोचते हैं कौन सा और कॉलेज जाना चाहिए, कौन सी और एजुकेशन करनी चाहिए, तब नेताजी ने इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। चलिए, तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहां पे गांधी आइडियोलॉजी के बहुत बड़े सपोर्टर नहीं थे, बट नॉन कॉपरेशन में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। क्यों किया था? देश के लिए, ठीक है। तो इनका लॉजिक बहुत सिंपल था, इंडिविजुअल पॉलिटिक्स नहीं करते थे नेताजी, ठीक है। नेताजी का कंसेप्ट बहुत क्लियर था कि जो भी करना है वो देश के लिए करना है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल हिम अ ट्रू पेट्रियट, राइट। चलिए, तो अब अगर बात की जाए नेताजी की, तो देखिए यहां पे सारा जो कहते हैं ना मसला स्टार्ट होता है आपके कांग्रेस इलेक्शंस, कांग्रेस सेशन ऑफ 1938 और 39 से। देखिए 1938 में जो कांग्रेस का सेशन था, उसमें आप देखोगे क्या होता है कि हमारे नेताजी बन जाते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद 1939 में जो दोबारा जो कांग्रेस का सेशन होता है, दोबारा से नेताजी चुनाव में खड़े होते हैं और एक बार फिर ये जीत जाते हैं। लेकिन 1939 में इनकी जीत से गांधी नाराज हो जाते हैं भाई, क्योंकि गांधी का जो कैंडिडेट था वो था पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारामैया अगर आप देखोगे, जब चुनाव हार जाता है 1939 वाला और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, तो गांधी बहुत नाराज हो जाते हैं। गांधी कहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब मेरी पर्सनल हार है। एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे जो कांग्रेस के अंदर जो लोग थे, जो पहले सुभाष चंद्र बोस के सपोर्ट में थे, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गांधी क्या करते हैं, उनके साथ काम करने से बहुत ज्यादा मना कर देते हैं, ठीक है। मतलब अब ये मान लीजिए कि नेताजी जो है दूसरी बार भी प्रेसिडेंट बन तो गए, लेकिन उनको अपने ही कांग्रेस के लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं इसलिए नेताजी का सपोर्ट नहीं कर रहे, बिकॉज उन्होंने गांधी के कैंडिडेट को हरा दिया था और गांधी नाराज हो गए, दैट मींस कि लोग जो है नेताजी को सपोर्ट करना बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते क्या होता है कि नेताजी हमारे रिजाइन कर देते हैं अपनी प्रेसिडेंटशिप से, और खुद की ये बात है करीब 1939 की, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते गांधी के साथ यहां पे जो है नेताजी रिजाइन कर देते हैं फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द पार्टी इन 1939। देखिए नेताजी का मानना बहुत क्लियर था कि आप अगर आजादी चाहते हो तो डेफिनेट सी बात है आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा अगेंस्ट द ब्रिटेन, है ना। अदरवाइज कोई शॉर्टकट्स इसके नहीं है। आप नॉन वायलेंस से इतने सालों से आजादी कहां जीत पाए आप। और गांधी का मानना था कि नहीं, वायलेंस नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, वही सत्याग्रह, वही अहिंसा, ठीक है। तो दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज है जो मैच नहीं खाती, एंड दैट इज वाई आप देखोगे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे देते हैं अपनी प्रेसिडेंटशिप से। अच्छा, अब गांधी से इनके जो डिफरेंसेस थे मेनली किस वजह से थे? नंबर वन, अगर आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस समाजवाद और रेडिकल आइडियाज के सपोर्टर थे। गांधी बिलीव करते थे इन द पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, है ना, जिसमें अगर आप देखोगे आप पीसफुल तरीके से लड़ाई करने की बात करते हो। बोस का मानना था कि फ्रीडम को आप तब तक नहीं पा सकते जब तक इंडिया जो है यहां पे किसी फॉरेन कंट्री की मदद लेकर के ब्रिटेन को हराता नहीं। तो ब्रिटेन को एक हेड टू हेड बैटल में किसी भी कंट्री की मदद से हराना बहुत जरूरी है, तभी आप आजादी पा पाओगे। इन्होंने अगर आप देखोगे तो बोस को लगा कि जो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच का युद्ध चल रहा है वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ब्रिटेन उस केस में बहुत कमजोर पड़ रहा था स्टार्टिंग में, जर्मनी अच्छा खासा हावी था। तो अगर आप किसी कंट्री की मदद लेकर के बैक टू बैक अटैक कर देते ब्रिटेन के ऊपर, तो ब्रिटेन शायद हार जाता है यहाँ पे और आप आजादी अपनी जीत लेते, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे तो इन क्रांतिकारी आइडियाज को गांधी के द्वारा, नेहरू के द्वारा जो है अपोज कर दिया जाता है, स्ट्रांगली अपोज कर दिया जाता है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से क्या होता है, कांग्रेस को लीव करते हैं और अपनी खुद की एक नई पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम था द फॉरवर्ड ब्लॉक। कब बनाई जाती है? लगभग 1939 मई के अंदर। और ये पार्टी पहले अगर आप देखोगे ना तो कांग्रेस के अंदर ही बनाई गई थी कि जितने भी रेडिकल विचार वाले लोग थे वो साथ मिलकर के जो है नेताजी के इस पार्टी को चला सकें। लेकिन बाद में कांग्रेस इसको भी अप्रूव नहीं करती, तो आप देखोगे यहां से ये आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का शुरुआत अगर आप देखोगे तो कब होता है, जब कांग्रेस इनके आइडियोलॉजीज को रिजेक्ट कर देती है, तो फाइनली खुद की पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है द फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे तो बोस ने यहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया और यह भी कहा कि पार्टी जो है कांग्रेस के अंदर रहकर ही काम करेगी, कि कांग्रेस विल बी द बिगर ऑर्गेनाइजेशन
और इसी के अंदर रह करके हम काम करेंगे। हाउएवर कांग्रेस वालों ने की वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसके द्वारा क्या हुआ कि बोस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एज अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस कमिटी फॉर द 3 years। ठीक है, तो यहां पे बोस ने कहा था कि भाई मैं तो अंदर ही रह करके इस पार्टी को चलाना चाहता हूं, बट कांग्रेस की वर्किंग कमेटी क्या करती है, रेजोल्यूशन पास करती है जिसके द्वारा 3 सालों के लिए बोस डिस्क्वालीफाइड हो गया एज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसके बाद भी जो है बोस रुकते नहीं, अपनी पार्टी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं द इंडिविजुअल बेसिस, है ना। और ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था इनकी पार्टी का कि इंडिया को फ्री कराना है विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, पीजेंट्स, आपके यूथ एंड बाकी जितने भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहां पे क्लियर बता दिया गया कि एक बार आपके इंडिपेंडेंस मिल गई सो पार्टी यहां पे क्या करेगी, एक सोशलिस्ट समाज बनाएगी। सोशलिस्ट समाज क्या होता है दोस्तों, जहां पे जो अमीर लोग हैं उनकी जगह नहीं होती, यहां पे गरीबों को, वर्कर्स को, फार्मर्स को, यूथ को, इनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा अगर देश आजाद हो गया तो। ठीक है, दूसरी बात जो है यहां पे राइट टू वर्क जो है फंडामेंटल अधिकार बना दिया जाएगा सिटीजंस का। तीसरी बात यहां पे मेडिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स वर्कर्स को दिए जाएंगे। और चौथी बात, इंडिया में एक नया मॉनेटरी सिस्टम हम यहां पे लागू करेंगे। तो ये होल ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक के। ठीक है, चलिए अब क्या होता है बच्चों, यहां पे साल 1940s के अंदर नेताजी को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? उनके रेडिकल आइडियाज के लिए। ऐसा सरकार कहती है कि आप जो है जो लोगों को भड़का रहे हो हमारे अगेंस्ट, ठीक है, तो आपके रेडिकल आइडियाज के लिए हमको आपको अरेस्ट कर लेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये जेल में होते हैं ना तो ये क्या करते हैं, अपनी भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। नेताजी बहुत स्मार्ट थे, जब जेल में होते हैं ये क्या करते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अब भूख हड़ताल पे जाने से क्या होता है, इनका शरीर वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनको जेल से निकाल करके हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। हाउस अरेस्ट मतलब कि आपको अपने ही घर में कैद कर दिया गया कि आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, बाहर पुलिस या डिफेंस फोर्सेस को लगा दिया जाएगा आपकी देखरेख करने के लिए। ठीक है, कि आप घर के अंदर हो कि नहीं, राइट। तो नेताजी क्या करते हैं, जब हाउस अरेस्ट में आते हैं तो कुछ टाइम बाद वो एक भेष बनाते हैं ऐसे बाबा का, फकीर टाइप का, और भेष बदल के जो है ये अपने हाउस अरेस्ट से भाग जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 1941 में ये हाउस अरेस्ट से भेष बदल के भाग जाते हैं, फिर इंडियन बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं दोस्तों, और अफगानिस्तान होते हुए पहुंचते हैं रशिया। बट रशिया, अगर आपको याद होगा, उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के साइड से लड़ा था, तो रशिया से आप कोई उम्मीद तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे। फिर ये क्या करते हैं, मॉस्को से बर्लिन पहुंच जाते हैं। बर्लिन कहां है दोस्तों, जर्मनी के अंदर, 1941 में। यहां पे इनकी मुलाकात अडोल्फ हिटलर से होती है, और अडोल्फ हिटलर को अपनी विश रखते हैं आगे कि मैं जो है आपकी मदद से, जर्मनी की मदद से ब्रिटेन को हरा करके इंडिया को फ्री करवाना चाहता हूं, ठीक है, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, राइट। इनफैक्ट बर्लिन से अगर आप देखोगे ना तो ये अपना पब्लिसिटी भी चलाते हैं, अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एक फ्री इंडिया सेंटर सेटअप किया जाता है बर्लिन के अंदर नवंबर 1941 में। साथ ही साथ ये एडिटर इन चीफ बन जाते हैं एक इंग्लिश मंथली मैगजीन पेपर के, जिसका नाम था आजाद हिंद। साथ ही साथ अगर आप देखोगे रोम के अंदर, इटली के अंदर भी जो है एक फ्री इंडिया सेंटर को यहां पे बोस एस्टैब्लिश करते हैं। बट आपको पता होगा कि बोस वाज अ वेरी स्मार्ट लीडर, राइट, बहुत तगड़े विजनरी थे। उनको यह भी पता था कि जो हिटलर का रेसिज्म है, हिटलर का जो इंपीरियलिज्म है, वो इवन ब्रिटेन से खतरनाक है, और ये हम सबको पता है दोस्तों। दैट इज वाई हिटलर का कंप्लीट फुल फ्लेज हेल्प लेने का इनका बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं, मंशा थी नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि साउथ ईस्ट एशिया में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो जापानीज ट्रूप्स है उन्होंने कुछ ब्रिटिश कॉलोनीज को ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 में सिंगापुर के अंदर जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी वो यहां पे जापानीज ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और सिंगापुर है, मलाया है, म्यांमार है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ना बहुत सारे सोल्जर्स तैनात थे जो इंडियंस थे बट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट थे। सो एज ए रिजल्ट इन सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया जाता है एज प्रिजनर्स ऑफ द वॉर। ठीक है, तो ये सोल्जर्स अगर आप देखोगे बजाय वापस भागने के चाहते हैं कि हम अपने देश को ब्रिटिशर्स से आजाद कराएं, है ना। और इन्हीं सोल्जर्स के ग्रुप को मिला करके जो है हमारे राश बिहारी बोस फॉर्म करते हैं दोस्तों द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ये जापानीज से रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप इन्हें मुझे दे दीजिए, है ना, और इनकी मदद से हम एक ऐसी लीग बनाएंगे जिसका ऑब्जेक्टिव होगा इंडिया को फ्री कराना। तो राज बिहारी बोस कौन थे दोस्तों, ये भी क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को लेकर के शुरुआत करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। तो जो मेन एम था यहाँ पे लीग का बहुत क्लियर था कि इंडियन सोल्जर्स को मोबिलाइज करना, यहाँ पे तैयार करना, ताकि देश की आजादी को जीता जा सके। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा कि राज बिहारी बोस कौन एक इंडियन रेवोल्यूशनरी है और जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का फॉर्मेशन किया था और टोक्यो के अंदर एक कॉन्फ्रेंस को प्लान किया था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस का जो मेन एम था बहुत क्लियर था कि जापान के मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मुलाकात करना। ठीक है, सो जो मेन प्रोग्राम थे इस कॉन्फ्रेंस के बहुत क्लियर थे कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को बड़ा बनाना है, मजबूत बनाना है, और साथ ही साथ एक इंडियन नेशनल आर्मी की यहां पे शुरुआत करनी है। ठीक है, और इन सारी चीजों को एकदम जमीन पे उतारने के लिए, ग्राउंड पे लाने के लिए एक और कॉन्फ्रेंस बुलानी है बैंकॉक के अंदर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन। ठीक है, कौन से ईयर में, 1942 में। ठीक है,
अब क्या होता है, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस जो है बेटा लगाई जाती है यहाँ पे करीब जून के महीने में 1942 के अंदर, और इसे अटेंड किया जाता है 150 से ज्यादा इंडियन डेलीगेट्स के द्वारा। और ये कहां से आए थे, मलाया, सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड, हांगकांग, मनीला और जावा से। अब यहां पे आप देखोगे इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज को स्टैब्लिश किया जाता है 1 सितंबर 1942, और जो कैप्टन मोहन सिंह है दोस्तों बन जाते हैं इसके कमांडर इन चीफ। तो इंडियन नेशनल आर्मी के ना दो फेजेस हैं। फेज नंबर 1 अंडर मोहन सिंह, ठीक है, जब इसकी शुरुआत की जाती, जब ये आजाद हिंद फौज बनाई जाती है 1942 में, और इसके कमांडर इन चीफ होते हैं कैप्टन मोहन सिंह। ये है फेज 1 ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। फेज 2 इसका तब स्टार्ट होता है जब सुभाष चंद्र बोस आते हैं और इसकी कमान अपने हाथों में लेते हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी में नो डाउट कि इसका फॉर्मेशन मोहन सिंह के अंडर हो गया था 1942 में, लेकिन इसके अंदर वो बात नहीं थी, वो जान नहीं थी। वो जान और वो बात कब आई है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका कमांड संभाला है। ठीक है, चलिए अब ये जो डेलीगेट्स आए थे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया कि आप आइए और आ करके जो है इंडिया को फ्री कराने के स्ट्रगल को अपने हाथ में लीजिए। राइट दोस्तों, अब बोस इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और सिंगापुर पहुंचते हैं 1943 में, और यहां से आप देखोगे इंडियन नेशनल आर्मी का जो कमान है वो ये अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे इस तरीके से सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है आईएनए का। सो आईएनए में बहुत सारे सोल्जर्स थे दोस्तों जिन्हें कैप्चर किया गया था फ्रॉम द जापानीज फोर्सेस। देखो जो आईएनए के लोग थे, इंडियन नेशनल आर्मी के स्टार्टिंग सोल्जर्स थे, वो बेसिकली कभी ना कभी प्रिजनर्स ऑफ वॉर रहे थे। मतलब जिनको जापानीज फोर्सेस ना म्यांमार, मयाला, सिंगापुर से कैप्चर किया था, उन्हीं को मिला करके बनाई गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी और आपकी आईएनए भी। ठीक है, अब बोस ने अगर आप देखोगे जब कमांड संभाली इस आर्मी की, तो कई तगड़े तगड़े नारे दिए, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद। ठीक है, इनफैक्ट एक महिला विंग भी बनाया गया जहां पे फीमेल सोल्जर्स की भर्ती की गई, और इस महिला विंग को लीड कर रही थी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, जिन्हें कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज बाद में इन्होंने आईएनए के एक ऑफिसर थे, सहगल था उनका सरनेम, उनसे शादी कर ली थी, तो इनका नाम बदल के हो जाता है दैट इज कैप्टन लक्ष्मी सहगल। बट ये बॉर्न हुई थी अगेन एज डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो मतलब इनका शादी से पहले का जो सरनेम था दैट वाज स्वामीनाथन। तो इन्होंने लाइफ में 2 बार शादी की। पहली बार जब शादी की तो इनको लगा बहुत अर्ली एज में कर ली, और अभी देयर इज मच मोर टू लाइफ, तो ये अपनी शादी को ब्रेक करती हैं पहली वाली। दूसरी बार जब इन्होंने शादी की थी दोस्तों, तो जो इनके हस्बैंड थे वो आईएनए के एक ऑफिसर थे। ठीक है, और मतलब उनका जो सरनेम था दैट वाज सहगल। तो उसके बाद से जो है इनको हम कई बार लक्ष्मी सहगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, चलिए सुभाष चंद्र बोस ने अगर आप देखोगे तो एक अपनी टेम्परेरी सरकार भी बनाई थी ऑफ फ्री इंडिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट एट सिंगापुर। राइट, सो इस गवर्नमेंट को अगर आप देखोगे तो 9 गवर्नमेंट्स ने यहां पे रिकॉग्निशन भी दिया था, इंक्लूडिंग जर्मनी, इटली, जापान, म्यांमार। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना हमारे फ्री इंडिया की, इसको अपनी पहली टेरिटरीज किसने दी थी, जापान ने दी थी। जो जापान ने अगर आप देखोगे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैंडओवर किया था टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट एज द फर्स्ट टेरिटरीज। ठीक है, इसका नाम अगर आप देखेंगे शहीद एंड स्वराज रख दिया था हमारे नेताजी ने बदल करके। राइट, तो आप याद रखिएगा कि नेताजी ने एक प्रोविजनल, एक टेम्परेरी सरकार भी बनाई थी फ्री इंडिया की। ठीक है, जिसको 9 देशों ने, यहाँ पे लगभग 9 देशों की सरकारों ने रिकॉग्निशन भी दिया था, इंक्लूडिंग जर्मनी, इटली, जापान, म्यांमार। और इस सरकार को अपने देश की पहली टेरिटरीज भी यहां पे दी गई थी अंडमान निकोबार के फॉर्म में, जो कि अगेन जापान ने हैंडओवर की थी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएनए आता है नंबर 1, पहली बात कि मॉडर्न मेथड्स का यूज करके, मॉडर्न वेपन्स का यूज करके ब्रिटिश आर्मी से फाइट करना इनका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, जो इंडियंस देश के बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड रह रहे हैं दोस्तों, है ना, उनके साथ मिलकर के एक आर्म्ड रेवोल्यूशन को प्लान करना अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा था प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन ऑफ द फ्री इंडिया। चौथा था जितनी भी मैन पावर और पैसा है उसको लगा देना, झोंक देना अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, और इसका मोटो बहुत क्लियर था, दैट इज यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस। राइट, चलिए फाइनली अगर आप देखोगे, अगर हम कुछ विक्ट्रीज की बात करें, तो आईएनए ने जापानीज आर्मी के साथ मिलकर के साउथ एशिया में काफी सारे इलाकों को कैप्चर किया। फॉर एग्जांपल मोडोक का इलाका जो चिटागोंग के पास था। ठीक है, इसके बाद कोहिमा का इलाका, इनफैक्ट इंफाल तक ये लोग पहुंच गए थे। हाउएवर अगर आप देखोगे आईएनए जब इंफाल के पास थी तो जापानीज ट्रूप को अपने फोर्सेस को वापस बुलाना पड़ा। क्यों भाई? बिकॉज उनका अमेरिका के अंदर जो है ना काफी तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब पैसिफिक ओशन में अमेरिका के साथ जो है काफी तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो हमने क्या देखा यहाँ पे दोस्तों कि जब आईएनए बहुत क्रॉस थी, बहुत ही क्लोज थी टू द इंफाल बॉर्डर, तब यहां पे जापान को अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना पड़ता है। उसका रीजन सिंपल है कि पैसिफिक ओशन में जापान वर्सेस अमेरिका तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जहां पे जापानीज फोर्सेस का रिक्वायरमेंट था। इसके अलावा क्या होता है, भयंकर बारिश का रीजन। अगर भारत के नॉर्थ ईस्ट को देखें दोस्तों तो आपको पता है कि भयंकर बारिश है, बहुत भयंकर रेनफॉल वाला रीजन है। तो हैवी रेनफॉल ने भी क्या किया, आईएनए को इंफाल को कैप्चर करने से रोक लिया। सो आईएनए यहां पे अगर आप देखोगे वापस लौट के बर्मा आ जाती है, म्यांमार आ जाती है,
और वहां को अगर आप देखोगे तो अगले 1 साल तक होल्ड करके रखती है। हालांकि मई 1945 में बर्मा को रिकैप्चर कर लेते हैं यहां पे ब्रिटिश फोर्सेस, एंड अगर आप देखोगे इंडियन नेशनल आर्मी की ट्रूप्स को यहां पे डिफीट का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान हारा तो उसी के साथ साथ आईएनए की भी कहानी यहां पे खत्म हो जाती है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस को ऐसा माना जाता है कि टोक्यो जाते वक्त एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। हालांकि इसको लेकर के काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। ठीक है, चलिए, तो फाइनली यहां पे आईएनए ने फाइट तो बहुत तगड़ा दिया ब्रिटिशर्स को। इनफैक्ट अगर आप देखोगे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न साइड तक ये आ भी गई और कई सारे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्ट को भी इसने कैप्चर किया, जैसे क्लांग क्लांग का पोस्ट हो गया आपका, राइट। इसने उखराल का इलाका, कोहिमा का इलाका भी कैप्चर किया। हालांकि आईएनए इंडिया को आजाद कराने में दोस्तों सक्सेसफुल तो नहीं रही, लेकिन हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था। अगर आप देखोगे आईएनए से इंस्पायर होकर के इंडियन जो ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस थी उनमें बहुत जगह विद्रोह हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई के नेवल राटिंग्स का विद्रोह, कि मुंबई के अंदर जो नेवी थी उसके अंदर को एक रेजिमेंट आपका जो है वो यहां पे विद्रोह में खड़ा हो जाता है। ऐसी सिमिलर अपराइजिंग्स आपको कलकत्ता, चेन्नई और हमारे कराची में भी देखने को मिलते हैं। सो नो डाउट कि आईएनए भारत को आजाद नहीं करा भाई, बट आईएनए ने हमारे देश के जो सोल्जर्स एकदम सोए हुए थे, जो ब्रिटिश फोर्सेस के अंदर जो है इंडियंस बैठे हुए थे जिनका जमीन मर चुका था, उसको जगाने का काम आखिरकार आईएनए ने किया। एंड आईएनए के फॉल के बाद आप देखते हो कि बहुत सारे मल्टीपल अपराइजिंग्स एंड रिवॉल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं इन द ब्रिटिश रेजिमेंट्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन अपराइजिंग्स ने ब्रिटिश एंपायर की एकदम नींव हिला के रख दी। ये जो सैक्रिफाइसेस हमारे आईएनए के सोल्जर्स ने दिए दोस्तों, इससे जो देशभक्ति की भावना है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, वो लोगों के अंदर यहां पे जागरूक हो गई, अवेयर हो गई। ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अब 1-2 साल से ज्यादा वो इंडिया को रूल नहीं कर पाएंगे। ना आप देखते हो कि 1947 में देश को आजादी मिल भी जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये था आपका प्यारा से 2 चैप्टर्स जो मैंने आपको यहां पे क्विकली रिवाइज करा है। ठीक है, तो लगभग यार 35 से 40 मिनट का ही लेक्चर है ये। ठीक है, एंड उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। यहाँ पे मैंने आपको 2 चैप्टर्स करवाए। अब बच्चे कह रहे होंगे सर आप विक्ट्री वाले बैच के अंदर तो यार यही चैप्टर काफी लंबे टाइम में करवाए थे। ठीक है, तो बच्चों मैंने अगेन आपको बताया कि बैच इज वेरी डिफरेंट। जब आप बैच में लाइव पढ़ते हो दोस्तों, उसका फील और उसका मजा अलग होता है। ठीक है, कि वहां पे हम पोल्स भी करते हैं, वहां पे बच्चों की थोड़ी खिंचाई भी कर देते हैं जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होते, आपको और बहुत सारी डिटेल्स अपन बताते हैं। ठीक है, तो वो होता है बैच का फ्लेवर, कि बैच में अलग ही मजा आता है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे अपने आईसीएसई के बैचेस आपको मिल जाएंगे पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर। ठीक है, तो आप भी उन बैचेस में चाहो तो आ सकते हो भाई, बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो। और वाईटी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जब हम लोग आते हैं ना, तो हम लोग ढूंढते हैं क्रिस्प कंटेंट, बट ऐसा कंटेंट जो हमको फटाफट से टॉपिक को रिवाइज करा दे और एकदम हम एग्जाम रेडी हो जाए। तो आपके लिए बेटा वो कंटेंट ये है। ठीक है, तो ऐसे ही क्लब करके 2-3 चैप्टर्स के वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने जनरली ट्राई किया कि भाई जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको यहाँ पे पिक किया जा सके और आपके लिए यहाँ पे वीडियोस को लाया जा सके। ठीक है, सो उम्मीद है छोटे से प्यारे से 40 मिनट्स के लेक्चर में, ठीक है, आपको मजा आया होगा। अब अगेन आईएनए वाला जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन यहां से आ सकता है। आपको नेताजी की फोटो दे देगा, बोलेगा बताइए कौन से क्रांतिकारी हैं, इन्होंने कौन सी पार्टी का फॉर्मेशन किया था, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो आप समझ जाइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे आप लिख दीजिए। या फिर इंडियन नेशनल आर्मी के रिगार्डिंग एक पेपर हेडलाइन दे देगा आपको और कहेगा बताइए आईएनए के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आईएनए फॉर्म कैसे हुई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पेपर के अंदर आपको टेस्ट किए जाते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग आ गया, न्यूज़पेपर हेडलाइन आ गया, तो बेटा ये सब हेडलाइन और क्लिपिंग में डरा मत करो, असली क्वेश्चन उसके लास्ट में ही होता है। ठीक है, आपको हो सकता है एक सिचुएशन के बारे में दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर कर दिया और फिर पूछा जाए कि इससे इंडिया को क्या इंपैक्ट पड़ा था, तो आपको याद आ जाएगा कि जापान के सरेंडर के साथ देखो आईएनए का कहानी भी खत्म हो गया था। सो आप वो वाला पार्ट यहां पे एक्सप्लेन कर पाओगे। सो यू हैव टू बी वेरी, मतलब कहते हैं ना कि आपको थोड़ा क्यूरोसिटी माइंड से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी टॉपिक पढ़ाए, अब ये मल्टीपल ऑप्शंस यहां पे बन सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से आप अपने सैंपल पेपर्स लगा सकते हो, है ना। तो आप कोई भी बुक ले लो, जैसे अपनी भी एक बुक आती है बढ़िया से, उसमें सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स हैं। तो आप कोई भी ऐसी किताब लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपका, इतना मजबूत आपका टॉपिक होता रहेगा। ठीक है, तो ये है कहानी बच्चों फिलहाल इन 3 चैप्टर्स की। उम्मीद है मजा आया होगा इस वीडियो में। छोटी सी प्यारी सी वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन मतलब तैयारी कर लो और रिवाइज कर लो। ठीक है, तो किसी का बैकलॉग है तो प्लीज मेक श्योर कि आप बैकलॉग खत्म करें। बाकी आप दीजिए अपने टीरेक्स को इजाजत। तो टीरेक्स की मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए पढ़ाई विद योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म, दैट इज आईसीएससी वाला और आपका अपना पीडब्ल्यू। दोस्तों मैं हूं कुणाल, लेता हूं आपसे विदा फॉर दिस वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर, नमस्कार।